नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एडुलेशन एकेडमी में। और ये हमारा जो परसेंटेज का दूसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज का पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आप लोग पहले परसेंटेज का पहला वीडियो जाके देखें। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पे जाए। आप लोग पहले उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को ज़्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा, तब ये वीडियो आप लोग को और बेहतर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का जो परसेंटेज का दूसरा वीडियो है, इसमें हम लोग और भी कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, नए तरह के प्रॉब्लम सीखेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसके सॉल्व करने के लिए कुछ अच्छे मेथड्स को भी हम लोग सीखेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी का बचत करता है। तो उसके एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो जो दिया है 61:6 दिया है, और उसके मंथली इनकम दिया हुआ है 8,710 रुपये। तो आपको बताना है कि उसके मंथली सेविंग कितनी होती थी, वो आपको बताना है। सीजीएल का 16 का सवाल है ये। ठीक है, तो आप लोग को पहले जानना पड़ेगा जो इनकम होता है वो क्या होता है। तो इनकम इज इक्वल टू जो होता है, इनकम जो होता है, इंसान जितना कमाता है उसमें से कुछ पोर्शन को वो क्या करता है, खर्च करता है। इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और कुछ क्या करता है, वो सेव करता है अपने फ्यूचर के लिए। तो आप देख रहे हो कि इनकम जो है वो दो राशियों का क्या है, समेशन है। किसका? एक्सपेंडिचर और सेविंग का। हिंदी मीडियम वालों के लिए आय बराबर जो होता है, आय बराबर जो होता है वो क्या होता है, खर्च प्लस बचत। ठीक है, अब हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग को सिर्फ यही जानना है कि इनकम बराबर क्या होता है ये। अब आप लोग को क्वेश्चन देखिए कैसे बन जा रहा है। अब आप लोग को क्वेश्चन दिया है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 61:6। तो आप देखो कि दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो मतलब इनकम क्या होता है, इनकम होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग अगर हम लोग ऐड कर दें तो क्या होगा, 67। मतलब वो मंथली कितना यूनिट वो कमा रहा है, उसके इनकम कितनी है मंथली, 67 यूनिट। और अगर आगे लाइन में हम लोग जाते हैं तो वो बोल रहा है कि मासिक आय जो है वो दिया हुआ है 8,710। मतलब इस 67 यूनिट का ही वैल्यू आप लोग को कितना दिया हुआ है, वही दिया हुआ है कितना, 8,710। ठीक है, वही दिया हुआ 8,710। अब आप लोग से पूछ रहा है कि उसके मंथली सेविंग कितनी होती है। मंथली सेविंग कितना है, 6 यूनिट। मतलब 6 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा। तो 67 यूनिट का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8,710, और 6 यूनिट का वैल्यू पूछा। तो काट लो पहले से। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक बार में यहाँ पे आ रहा है 221, मतलब 130 बार में। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 130 आया। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो इसका 6 गुना, मतलब 780 रुपये। 6 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ इसका, 130 का 6 गुना, मतलब 780 रुपये। ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोग को समझने लायक सिर्फ यही था कि इनकम जो होता है वो क्या होता है। वो दो राशियों का समेशन होता है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का। सिर्फ ये जान गए तो क्वेश्चन पूरा बन गया। ठीक है, चलिए हम लोग और इससे रिलेटेड और एक सम लेते हैं और आप लोग को और भी क्लियर कराते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है। तो बताइए उसके बचत में कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है, ये आप लोग से पूछा गया। मेंस का सवाल है 16 का। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि इनकम इज इक्वल टू, इनकम बराबर है क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही मैंने बताया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उसकी आय का वो 75% खर्च करता है। मतलब एक्सपेंडिचर अगर 75% है तो ऑब्वियसली उसका इनकम अगर 100 होगा, तो उसमें अगर वो 75 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, सेविंग कितना कर रहा है, 25 बचा रहा होगा। अब क्वेश्चन का आगे वाला पोर्शन में दिया हुआ है, अगले लाइन में दिया हुआ है कि उसकी आय 20% बढ़ गई। तो इसका 20%, 20% इसके इनकम जो है वो क्या हुआ, बढ़ गया है। ठीक है, तो 100 का 20% क्या होता है, 20। मतलब ये अब उसकी इनकम कितनी हो गई, 120 यूनिट। ठीक है, अब बोल रहा है उसका खर्च भी 10% बढ़ गया है। खर्च एक्सपेंडिचर पहले 75 यूनिट होता था, अब उसमें भी 10% वो खर्च उसका बढ़ गया है। तो 75 का 10% कितना होता है, 75 का 10% होगा 7.5। पहले 75 था, अब उसमें 7.5 का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब अब उसका खर्च कितना हो रहा है, अब उसका खर्च हो रहा है 82.5। 75 प्लस 7.5, 82.5। अब देखो वो 120 अब इनकम कर रहा है,
₹82.5 जो है वो क्या कर रहा है, वो खर्च कर दे रहा है। तो बचा कितना रहा है, वो बचा रहा है यहाँ से 17.5 और यहाँ 20, मतलब इसमें माइनस कर देंगे, मतलब कितना आ रहा है 37.5 यूनिट जो है वो अब सेविंग कर रहा है, वो अब उसका सेव हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो कि 25 यूनिट पहले उसकी अब उसका बचत होता था और अब हो रहा है 37.5, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 12.5 का उसमें वृद्धि हुई है उसके बचत में, उसके सेविंग में। तो इसी का आप लोग को परसेंटेज वैल्यू पूछा है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 12.5 का इंक्रीमेंट हुआ है सेविंग में, पहले सेविंग 25 था, इंटू 100 कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये कितना बार में गया, ये गया है 4 बार में, और 12.5 को 4 से गुना किया तो कितना आया 50। तो कितना प्रतिशत इसके सेविंग में इंक्रीमेंट हुआ, 50% का ऑप्शन बी जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यही आप लोग को इसमें समझना था कि इनकम क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होता है। इसके बाद आप लोग को जैसा भी सम्स दे रहे हैं आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के सामने है कि यदि राम को 30% अंक मिले किंतु 15 मार्क्स से वो फेल हो गया, मोहन को 40% मार्क्स पाया वो, और वो पासिंग मार्क्स से 35 नंबर जो है वो ज़्यादा पाया। तो बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने परसेंट था और कुल जो होता है टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था, ये आप लोग से पूछा गया है। ठीक है, राम की बात करते हैं कि राम जो है वो बेचारा 30% वो नंबर पाया है और 15 नंबर से फेल हो गया। मतलब वो लड़का अगर 15 नंबर, राम और 15 नंबर पाता तो वो पास हो जाता, और 15 नंबर पाता तो वो पास हो जाता। हम लोग पहले पासिंग मार्क्स देख रहे हैं, तो पासिंग मार्क कितना हुआ, 30% प्लस 15 नंबर जो हुआ वो पासिंग मार्क हुआ। ठीक है, अब हम लोग मोहन के लिए कैलकुलेट करते हैं। मोहन का क्या है, मोहन 40% मार्क्स पाया है, 40% नंबर पाया है, और वो क्या कर है कि पासिंग मार्क्स से 35 नंबर ज़्यादा पाया, मतलब वो 35 मार्क्स अगर वो कम भी पाता तो भी पास हो जाता। मतलब पासिंग मार्क कितना है, 40% माइनस 35 नंबर। ठीक है, अब ये दोनों क्या निकला, ये दोनों पासिंग मार्क है ना, ये दोनों पासिंग मार्क्स है, ये दोनों पासिंग मार्क्स है, मतलब ये दोनों ऑब्वियसली बराबर है, ये दोनों ऑब्वियसली बराबर है। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। तो क्या होगा, आप लोग इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, तो आप देखो यहाँ से 30% प्लस 15 वो बराबर होगा 40% माइनस 35। तो आप यहाँ से इक्वेट करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो आप लोग को आ जाएगा कि 10% का जो आएगा, 10% का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 35 इधर जाके प्लस हो गया, मतलब कितना है 50। तो 10% का वैल्यू कितना आया, वो आ गया 50। तो अब आप लोग से पूछा गया है पासिंग मार्क कितना है। तो हम लोग को पता है कि 30% मार्क्स तो राम पाया था और 15 और पाता तो पास हो जाता। तो आप देखो कि 10% इज इक्वल टू 50 मार्क्स है, तो 1% इज इक्वल टू कितना होगा, 5 मार्क्स। मतलब 5 मार्क्स जो है वो 1% के बराबर है, 5 मार्क्स जो है वो 1% के बराबर है। तो यहाँ पे 15 मार्क्स जो है वो कितना परसेंट के बराबर होगा, 15 मार्क्स जो होगा वो 3% के बराबर होगा, क्योंकि 5 मार्क्स जो है वो 1% के बराबर है। तो यहाँ पे 15 मार्क्स जो होगा वो 3% के बराबर होगा। ठीक है, तो पासिंग मार्क कितना हो गया, 33%। अगर हम लोग मोहन से कैलकुलेट करना चाहें तो मोहन का ऐसे कैसे होगा कि आप देखो 35 मार्क्स है, तो हम लोग जानते हैं कि 5 मार्क्स इक्वल टू 1% है, तो 35 मार्क्स इक्वल टू कितना परसेंट होगा, 7%। तो यहाँ पे से 40 में से 7 गया, मतलब कितना होगा, ये भी 33% हुआ। तो पासिंग मार्क्स आप लोग को निकल जाएगा कि 33% पासिंग मार्क्स है। तो अगर आप यहाँ से भी अगर बस पासिंग मार्क्स से ही, तो भी आपका ऑप्शन डी जो होगा वो आप लोग का आ जाएगा कि ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। तो आपको यहाँ पे दूसरा और भी पूछा गया है कि परीक्षा कुल कितने मार्क्स का था, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था। तो आप देखो 1% जो है वो 5 मार्क्स के बराबर है, तो टोटल एग्जाम जो होता है वो 100% का होता है। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 500। तो टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का था, 500 मार्क्स का। तो मतलब ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने जो पासिंग मार्क्स था वो हम लोगों ने निकाला और दोनों को इक्वेट कर दिया, क्योंकि पासिंग मार्क्स तो दोनों के लिए बराबर होगा। ठीक है, पासिंग मार्क्स दोनों के लिए बराबर होगा, हम लोग पासिंग मार्क्स इक्वेट किए तो हम लोग को यहाँ से आ गया 10% इज इक्वल टू 50 मार्क्स, तो 1% इज इक्वल टू 5 मार्क्स। अब यहाँ से 5 मार्क्स इक्वल टू 1% है, तो हम लोग किसी भी वैल्यू में, किसी राम का या मोहन का किसी में भी पुट करके हम लोग क्या करेंगे, आराम से निकाल लेंगे कि पासिंग मार्क्स कितना है। समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के सामने है कि एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में और 42% छात्र जो है अंग्रेजी में असफल हुए हैं। यदि 17% छात्र जो है वो दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र
दोनों विषयों में सफल होते हैं, ये आप लोग से पूछा गया है। ठीक है, इस टाइप के सवाल को आप लोग को वेन डायग्राम से अगर आप लोग समझ लो तो आप लोग को पहले आप लोग समझा देता हूँ मैं वेन डायग्राम से, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा कितने आसानी से करते हैं। वेन डायग्राम से पहले समझाते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये वाला जो है, ये जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हिंदी में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, हिंदी में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, और ये सर्कल जो है, ये सर्कल जो है ये आप लोग को बता रहा है कि इंग्लिश में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, तो आप देखो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन जिसमें जो हिंदी में भी आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है, ये आप लोग को क्या बताएगा, ये आप लोग को बताएगा कि दोनों विषयों में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, बोथ में, दोनों विषयों में कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं, बोथ में। ठीक है, तो आप अगर देखो कि केवल हिंदी में कितने फेल हुए हैं, अगर आप लोग को ये निकालना है कि केवल हिंदी में कितने फेल हुए हैं, तो केवल हिंदी वाला पोर्शन क्या है, सिर्फ हिंदी वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन जो है वो सिर्फ हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है इसमें इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट आ गए हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन वो केवल हिंदी को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पोर्शन जो है वो केवल इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला जो पोर्शन है वो हिंदी इंग्लिश दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ये ओनली हिंदी, ओनली इंग्लिश, और ये क्या होगा, ये दोनों को, बोथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यही करेगा। तो आप लोग को जब भी पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फेल हुए हैं हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो आप देखो, आप अगर केवल हिंदी को और इंग्लिश को दोनों को जोड़ दो, हिंदी को और इंग्लिश को जोड़ दो, तो आप लोग क्या करोगे, हिंदी को जैसे ही आप जोड़ रहे हो तो ये एक पोर्शन आप ये भी ले रहे हो, इंग्लिश को आप जैसे ही जोड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, इसे ले रहे हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये पोर्शन जो हो रहा है, ये पोर्शन जो हो रहा है, ये दो बार ऐड हो जा रहा है। ये पोर्शन जो है एक बार हिंदी में भी आप लोग ऐड कर ले रहे हो, एक बार इंग्लिश में भी आप लोग ऐड कर रहे हो। तो आप लोग को जब भी टोटल पूछा जाए कि कितने स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं, तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग क्या करोगे, हिंदी को एक बार ऐड करोगे, एक बार इंग्लिश को ऐड करोगे। आप लोग क्या किया है यहाँ पे, एक जो बोथ जो है, जो बोथ पार्ट है, इंटरसेक्शन पार्ट है, वो क्या किया हो, आप लोग दो बार ऐड कर लियो, हिंदी के केस में भी आप लोग ऐड कर लियो, इंग्लिश वाले में भी ऐड कर लियो। तो मतलब एक बार आप लोग अगर माइनस कर दोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन वाला, मतलब बोथ वाला पार्ट को एक बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यही बेसिक चीज़ है जो आप लोग को यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसे करते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है 52% जो है वो हिंदी में और 42% जो है वो इंग्लिश में फेल होते हैं, और 17% जो है वो दोनों में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि टोटल स्टूडेंट कितने जो है वो फेल हुए हैं, ये निकालने के लिए आप लोग को क्या करेगा, हम लोग हिंदी इंग्लिश को तो ऐड कर रहे हैं, साथ में जो इंटरसेक्शन वाला बोथ वाला पार्ट है, ये बोथ वाला पार्ट है, इसे हम लोग अगर डायग्राम से किए तो ये पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है वो 52% है, ये पूरा पार्ट जो है वो 52% है, ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट जो है वो 42% है, और यहाँ पे जो दोनों है, बोथ वाला जो पार्ट है वो दिया है 17। ठीक है, 17। तो आप लोग को टोटल कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं ये निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये वाला हिंदी और इंग्लिश को ऐड तो करेंगे, लेकिन ये पार्ट जो है दो बार आप जो ऐड कर रहे हैं उसे एक बार माइनस कर लेंगे, यही करेंगे, उसे एक बार क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो कितना स्टूडेंट फेल हुए, 52 प्लस 42 हिंदी प्लस इंग्लिश, माइनस जो है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, मतलब 17 माइनस कर लेंगे, यही है, माइनस 17 माइनस कर लेंगे। तो ये कितना हुआ, ये होगा 94, 94 में से 17 माइनस किए तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, 77% जो छात्र हैं वो क्या हुए हैं, दोनों विषयों में, दोनों विषयों में
फेल हुए हैं, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। अगर दोनों विषयों में फेल जो हुए हैं वो 77% स्टूडेंट हुए हैं, तो पास कितना हुआ है, तो हम लोग 100 में से हम लोग माइनस कर देंगे 77 को, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि दोनों विषयों में कितने पास हुए हैं। मतलब 23% जो छात्र हैं वो दोनों सब्जेक्ट में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। ऑप्शन सी जो होगा वो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग को सिर्फ इसमें यही समझना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन वाला बोथ वाला पार्ट को एक पर माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार इंक्लूड हो जा रहा है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। समझ में आया? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने है कि एक परीक्षा में 60% छात्र जो है वो अंग्रेजी में, 70% छात्र जो है वो गणित में सफल होते हैं, पास होते हैं, लेकिन 20% छात्र जो है वो दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं। अगर 2500 छात्र 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, ये आप लोग को बताना है। तो आप देखो कि इंग्लिश की बात करें तो 60% जो है वो स्टूडेंट क्या हुए हैं, पास हुए हैं, मतलब 40% स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं। मैथ की बात करें तो मैथ में 70% छात्र जो हैं वो पास हुए हैं, मतलब 30% जो छात्र हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया है कि दोनों में बोथ में क्या हुआ है, 20% छात्र जो है वो दोनों में फेल हुए। तो टोटल कितने छात्र फेल हुए ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंग्लिश और मैथ को जो है ऐड कर देंगे, इसमें से बोथ वाला पार्ट को माइनस कर देंगे, यही है। तो कितना हुआ, 40 और 30, 70 में से 20 गया, तो मतलब 50% जो छात्र हुआ है, 50% जो छात्र हुआ है वो दोनों विषयों में क्या हुआ है, फेल हो गया है, दोनों विषयों में फेल हो गया है। तो पास कितना हुआ है, पास दोनों विषयों में ऑब्वियसली 50%, क्योंकि 50 फेल हुआ है तो 50 पास हुआ होगा। और इसी 50% का वैल्यू आप लोग को दिया हुआ है, कितना वो दिया हुआ है 2500, मतलब 50% का वैल्यू दिया हुआ है 2500। तो आप लोग को 100% का वैल्यू निकालना है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एग्जाम में अपीयर किए थे ये आप लोग को निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, इसका डबल। 50% का वैल्यू अगर 2500 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 5000। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में? तो आप लोग को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वेन डायग्राम से अगर आप लोग समझ रहे हो, एक बार समझ जाओ, तो आप लोग को हमेशा ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ एक बार समझ जाओ तो आप लोग को क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने वो पहले समझा दिया, जिससे आप लोग को समझने में प्रॉब्लम ना हो, आसानी से आप लोग क्वेश्चन क्या करो, सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग परसेंटेज में क्षेत्रमिति के सवाल को कैसे करेंगे ये आप लोग को मैं बताऊंगा। बोले एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 दिया हुआ है और 9 दिया हुआ है। ठीक है, अगर लंबाई को 20% बढ़ाया गया और चौड़ाई को 25% घटाया गया तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। देखिए यहाँ पे जो आप लोग को लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है 12 और 9 जो दिया हुआ है, ये आप लोग को सिर्फ भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है। आप लोग यहाँ से आप लोग वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे आप लोग को, क्योंकि आप लोग को परसेंटेज पूछा गया, परसेंटेज चेंजेस क्या है ये आप लोग को पूछा गया है। अगर आप लोग यहाँ से निकालोगे कि 20% लंबाई बढ़े थे, अगर यहाँ पे 12 का 20% आप लोग निकाले, फिर यहाँ पे 9 का आप लोग 25% यहाँ से माइनस करके निकालें, इसके बाद दोनों को आयत की क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये प्रॉब्लम बड़ा ही लेंदी हो जाएगा। हम लोग को सिर्फ परसेंटेज निकालना है, तो इस पर ध्यान ही नहीं देना है, हमें इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप देखो जो आयत का एरिया जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लंबाई गुणे चौड़ाई पे, लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड करता है। लंबाई और चौड़ाई का जो प्रोडक्ट होगा वही एरिया दे देगा, किसका, आयत का। ठीक है, तो आप देखो लेंथ जो होता है, आयत का लेंथ जो होता है वो क्या हो रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है वो आप देखो। तो आयत का हम लोग लेंथ की बात करें तो 20% बढ़ रहा है। तो मैंने परसेंटेज में आप लोग को शुरू में ही बताया कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 100 से हम लोग अगर भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, 1/5। मतलब 5 यूनिट अगर इसका लेंथ था तो उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हुई है, मतलब लेंथ जो है वो 5 से क्या हो गया है, वो हो गया 6। 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। अगर हम लोग चौड़ाई की बात करें, ब्रेथ की बात करें, तो वो क्या हुआ है, 25% कम हो गया है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, उससे अगर 100 से भाग किए तो कितना हो गया, 1/4। मतलब 4 यूनिट अगर उसकी चौड़ाई थी तो उसमें 1 यूनिट की कमी आई है, मतलब वो 4 से हो गया है 3। 4 से हो गया है 3। ठीक है, तो अब आप देखो कि एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी, एल इंटू बी। तो आप देखो पहले एरिया कितना था, पहले एरिया जो था वो 5 चौका 20 यूनिट था, और अब हो गया है 6 18 यूनिट। 20 से क्या हो गया, 18 हो गया। 20 से क्या हो गया, 18 हो गया, मतलब कितना, 2 यूनिट की उसमें कमी आई है।
2 यूनिट की कमी आई है, 2 यूनिट की कमी आई है। इनिशियल एरिया कितना थी, 20 था, ठीक है, इनिशियल एरिया 20 था, इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, परसेंटेज एरिया चेंज निकल जाएगा, कितना हुआ है। तो ये कितना बार में कटेगा, देख लो, ये 10 बार में, और यहाँ से 10 से 10 बार में, मतलब 10% का जो है एरिया में कमी आई है, किसके, रेक्टेंगल के। तो मतलब ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जो 12 और 9 दिया है वो बस आप लोग को, अगर इससे भी आप लोग कर सकते हो, ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग को अगर इससे करोगे, 12 और 9 वाले वैल्यू से आप लोग इसका 20% 25% निकाल के करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप लोग अवॉइड करो यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के सामने है कि एक सर्कल का रेडियस जो है वो 50% का इंक्रीमेंट किया गया है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आप लोग को बताना है। तो आप लोग देखो कि सर्कल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, सर्कल का एरिया किस पे डिपेंड करता है। तो सर्कल का एरिया जो होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब आप देखो कि ये पाई जो है वो तो कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो सर्कल का एरिया मेनली डिपेंड किस पे करता है, तो सर्कल का एरिया जो है वो डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे। मतलब रेडियस जो है, जो सर्कल का रेडियस जैसे चेंज होगा एरिया भी उसी हिसाब से चेंज होगा। मतलब सर्कल का रेडियस का स्क्वायर जो होता है जिस अनुपात में चेंज होगा, सर्कल के रेडियस का स्क्वायर जो है जिस रेशियो में चेंज होगा उसका एरिया भी उसी रेशियो में चेंज होगा, क्योंकि एरिया जो है वो आर स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पाई जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो आप देखो कि रेडियस जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कि 50% की वृद्धि। 50% मतलब क्या होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, आधा, ठीक है, आधा होता है, ठीक है। तो 50% का वृद्धि मतलब क्या हुआ, दो अगर रेडियस था तो उसमें एक की वृद्धि हुई है। मतलब रेडियस जो है आर जो है वो कैसे चेंज हुआ है, आर जो चेंज हुआ है वो हुआ है 2 से हो गया है 3। तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, सर्कल का एरिया जो डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे। तो आर स्क्वायर कैसे चेंज हुआ है, आर स्क्वायर जो चेंज हुआ है इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 से हुआ है 9 में, मतलब 4 से 9। तो रेडियस का स्क्वायर जो है, सर्कल के रेडियस का स्क्वायर जिस रेशियो में चेंज होगा एरिया भी उसी रेशियो में चेंज होगा, क्योंकि एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो एरिया भी उसी रेशियो में चेंज होगा, मतलब वो भी 4 से 9 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर जो है वो भी 4 से 9 में चेंज हुआ है, ठीक है। तो मतलब आप देखो यहाँ पे एरिया क्या चेंज हुआ है, एरिया में चेंजेस कितने क्या हुआ है, एरिया जो है वो 5 यूनिट बढ़ गया है, 4 से 9 हुआ है मतलब 5 यूनिट बढ़ गया। मतलब पहले 4 था अब क्या हो गया है, 5 बढ़ के 9 हो गया। पहले 4 था 5 बढ़ के 9 हो गया, मतलब 5 का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 का वृद्धि हुआ है। पहले 4 था, इंटू 100 कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि परसेंटेज उसके एरिया में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये कितना बार में जाएगा, ये इससे जाएगा 25 बार में, और 25 को 5 से गुना किया मतलब 125, मतलब 125% के क्षेत्रफल में उसके वृद्धि होगा। तो ऑप्शन जो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ समझने लायक यही था कि सर्कल का एरिया किस पे डिपेंड करता है। तो सर्कल का एरिया डिपेंड करता है उसके रेडियस के स्क्वायर पे। उसका रेडियस का स्क्वायर जो है जिस रेशियो में चेंज होगा उसका एरिया भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग देख लिए कि क्या चेंज आया है, कितना इंक्रीमेंट हुआ है, इसके अनुसार हम लोग इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल दिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने दिया हुआ है कि एक कोन है, उसके जो बेस का रेडियस जो है वो 10% बढ़ाने तथा ऊंचाई जो है वो 20% घटाने पर उसके आयतन में कितने परसेंट का चेंज होगा। आयतन का बात कर रहा है, मतलब उसके वॉल्यूम का। तो आप देखो कि शंकु का वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो आप देखो 1/3 और पाई जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो मेनली आप देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, कोन का जो आयतन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। किसके प्रोडक्ट पे, उसके बेस का जो रेडियस है उसका स्क्वायर और उसके हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जिस रेशियो में चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन भी जो है वो उसी रेशियो में चेंज होगा, ठीक है।
तो आप देखो आर स्क्वायर जो है, रेडियस जो है वो पहले कैसे चेंज हो रहा है वो पहले देख लो। रेडियस जो है वो क्या कर रहा है, वो 10% बढ़ा रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 मतलब 10 से क्या हुआ, उसमें एक बढ़ के अब हो गया 11। मतलब रेडियस जो है वो 10 से क्या हो गया है 11, 10 से हो गया है 11। लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे। तो आर स्क्वायर कैसे चेंज होगा, आर स्क्वायर चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर होगा 100, और यहाँ 11 का स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना होगा 121, 1 to 1। ठीक है, तो आर स्क्वायर जो है वो किससे चेंज हुआ, 100 से 121 हुआ। अब क्या बोल रहा है, ऊंचाई जो है वो 20% घट रहा है, ऊंचाई जो है वो 20% घट रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 100 से भाग दिए तो मतलब 5 यूनिट अगर उसका हाइट था तो 1 यूनिट घट गया, मतलब 5 से कितना हो गया 4। मतलब एच जो है वो क्या हो गया है, 5 से हो गया है कितना 4। तो वॉल्यूम जो है ये इन दोनों के प्रोडक्ट पे ही डिपेंड करता है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो क्या हुआ है, वो आप देखोगे 100 × 4, पहले अगर 500 था, पहले अगर 500 था, तो अब कितना हुआ हो गया है, वो अब 121 × 4, मतलब इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा 484। 484। तो आप देखोगे 500 से 484 हो गया, मतलब उसमें 16 यूनिट की कमी आई है, 16 यूनिट की कमी आई है। तो 16 यूनिट का कमी आया है, 500 पहले था वॉल्यूम, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज कितनी कमी आई है इसके वॉल्यूम में ये निकल जाएगा। तो मतलब यहाँ से अगर 2 से 2 शून्य कट गया, यहाँ 5 से कटा, 5 से 3 बार में 15 और 2, मतलब 3.2% का वॉल्यूम में क्या हुआ, कमी आया, वृद्धि नहीं कमी आया है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर। तो इन सब का जिसमें भी आप लोग को क्षेत्रमिति लगा हो और परसेंटेज से लिंक किया हुआ, इसमें आप लोग को सिर्फ फॉर्मूला अगर पता हो या ये पता हो कि आपको जो निकालना है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कौन किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था प्रोडक्ट ऑफ आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर और एच के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा था। तो हमने देख लिया कि आर स्क्वायर जो है उसका जो रेडियस है वो कैसे चेंज हो रहा है, 100 से 121 हो जा रहा है, और हाइट जो है वो 5 से 4 हो जा रहा है। तो हम लोग देख लेंगे कि वॉल्यूम जो है वो 500 से 484 चेंज होगा। तो कितना कम हुआ, 16 यूनिट कम हुआ, और इससे हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज वॉल्यूम में कितना होगा वो हम लोग निकाल लिए। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के सामने है कि एक जार है जिसमें 10 लाल गोली है और 30 जो है वो हरी गोली है। अब बोल रहा है उस जार में से और कितनी लाल गोलियां डाली जाए जिससे उस जार में 60% क्या हो जाए, लाल गोलियां हो जाए। ये मेंस का सवाल है, 11 में आया है। ठीक है, तो आप देखो कि 10% रेड और एक है हरी ग्रीन। ठीक है, तो 10 लाल टैबलेट है और 30 जो है वो क्या है, वो हरी टैबलेट है। अब बोल रहा है इसमें और रेड कितना डाला जाए, और रेड कितना डाला जाए कि लाल गोलियों की संख्या जो हो जाए वो कितना हो जाए 60, वो कितना हो जाए 60% हो जाए। अगर लाल गोली की संख्या 60% हो जाए तो ऑब्वियसली हरी गोली की संख्या कितना होगा 40% हो जाए, क्योंकि टोटल जार में जो होता है नंबर ऑफ जो दोनों का लाल और हरा का जो क्या होगा, पूरा गोलियों के पूरा टैबलेट जो कितना होगा वो 100% होगा। तो आप देखो इसमें लाल गोली डाला जा रहा है, लेकिन हरा जो है वो अभी भी फिक्स है, हरा वाला अभी भी चेंज नहीं होगा, हरा वाला अभी भी 30 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग डाल रहे हैं क्या, रेड डाल रहे हैं। तो हरा वाला अभी भी 30 ही रहेगा। तो 30 जो टैबलेट है उसी का परसेंटेज वैल्यू कितना है, वही कितना है, वही जो है वो 40% है। मतलब 30 ग्रीन जो है टैबलेट है वही 40% है। तो आप लोग को निकालना है कि 60% का कितना वैल्यू होगा, 60% का कितना वैल्यू होगा। तो 30 टैबलेट का वैल्यू जो है परसेंटेज वो 40% है, तो 20% का कितना होगा 15, तो 60% का कितना हो जाएगा 45। मतलब यहाँ पे आप देखो रेड टैबलेट कितना होगा 45 रेड टैबलेट होना चाहिए, तभी जाके वो 60% होगा। 60% कितना होगा, इसका 3 गुना होगा ना, 45 टैबलेट हो जाएगा। तो मतलब रेड को फाइनल में कितना होना पड़ेगा 45 होना पड़ेगा। तो 10 पहले से था, फाइनल में उसे 45 करना है, तो उसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा, उसमें और 35 रेड टैबलेट को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। 35 रेड टैबलेट को हम लोग और ऐड कर दिए तो फाइनल जो हो जार में होगा वो 60% क्या हो जाएगा, रेड टैबलेट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे सिर्फ ये देखना था कि अगर हम लोग लाल टैबलेट मिला रहे हैं तो हरा तो अभी भी वही है,
हरा तो अभी भी वही है ना 30 है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हरा को क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। तो हरा का 40% है, 40% इज इक्वल टू 30 ग्रीन वाला टैबलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल दिए कि 60% का क्या वैल्यू होना चाहिए, 45 होना चाहिए। तो 10 है, अब इसको 45 करने में कितना मिलाना पड़ेगा, तो 35 रेड टैबलेट को मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को परसेंटेज पूरा ख़त्म हो जा रहा है। यहाँ पे हमने परसेंटेज को अच्छे तरह से कंप्लीट किया, हर टाइप के सम्स कराएं आप लोगों को। अगर फिर भी आप लोग को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में, हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भी हैं, तो यहाँ पे भी अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो तो आप लोग फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोगों से। तो अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है तो यहाँ पे आप लोग क्वेरी करें। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।